कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच पहाड़ के ऊपर एक घर देखते हैं जहां विलियम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। अपनी रिसर्च के लिए विलियम कई महीनों से इस सुनसान जंगल में रह रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक सांप काट लेता है जिससे वो घबरा जाता है कि कहीं जहर उसके जिस्म में न फैल जाए। इसी घबराहट में उसका फोन भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है, यानी अब वो किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता। इसलिए वो खुद ही अपना हाथ काटकर जहर निकालने की कोशिश करता है और जल्दी से घर आकर बहुत सारा पानी पी लेता है। कुछ देर बाद विलियम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे बार बार हेलुसिनेशन होने लगते हैं, क्योंकि सांप के जहर का कुछ असर अभी भी बाकी था। इसी तरह वो 1-2 दिन तक पड़ा रहता है। एक दिन वो बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है और उसके दरवाजे पर कुछ साइंटिस्ट उसे अपने साथ ले जाने आए होते हैं। शायद बाहर की दुनिया में कोई इमरजेंसी आ गई हो, लेकिन अंदर विलियम कोई आवाज नहीं कर पाता और साइंटिस्ट ये सोचकर चले जाते हैं कि अंदर कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद आखिरकार जहर का बचा खुचा असर भी विलियम के जिस्म से निकल जाता है और वो खुद को हेल्दी महसूस करने लगता है। हालांकि हो सकता है कि उसके जिस्म में अभी भी थोड़ा जहर बाकी हो, फिर भी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो शहर पहुंचता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो देखता है कि शहर पूरी तरह बदल चुका है। किसी भी सड़क पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। पूरी दुनिया का सामान बिखरा पड़ा था। देखकर लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन डरावनी बात ये थी कि सड़कों पर हजारों गाड़ियां बंद पड़ी थीं और उन गाड़ियों के अंदर मौजूद सारे लोग मरे हुए थे। तभी उसकी नज़र रोड साइन पर पड़ती है। असल में कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक बहुत भयानक वायरस फैल गया था, जो बहुत तेजी से फैलने की वजह से जमीन पर मौजूद तकरीबन तमाम इंसानों को इन्फेक्टेड कर मार चुका था। इसलिए अब ना कोई हुकूमत थी, ना कोई कानून या ज़ाबिते। खैर, विलियम अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके वालिदैन भी कुछ दिन पहले ही मर चुके हैं। विलियम कुछ देर हकीकत को कबूल करता है, फिर अपने घर के पास ही अपने माँ बाप के लिए कब्र खोदता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विलियम समझ जाता है कि इस शहर में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके अलावा भी कहीं न कहीं कुछ लोग जिंदा होंगे जो इस वायरस से इम्यून रह गए होंगे। सेफ्टी के लिए विलियम अपने साथ एक बंदूक और कुछ सप्लाई लेकर लॉस वेगस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जो ब्रिज शहर आने जाने का जरिया था वो भी ब्लॉक था, इसलिए विलियम को बहुत लंबा सफर तय करके दूसरे रास्ते से लॉस वेगस पहुंचना पड़ता है। लेकिन ये शहर भी खाली पड़ा था, यहाँ कोई नहीं था। बड़े बड़े होटल और कसिनो बिल्कुल सुनसान थे। आखिरकार विलियम थककर एक फेमस होटल में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि यहाँ उसके लिए सब कुछ फ्री था, इसलिए वो महंगी महंगी वाइन पीने लगा। लेकिन अगले दिन रात को उसके पास 2 सर्वाइवर आते हैं, मिल्टन और एन, जो विलियम की तरह इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो भी ऐसे ही महंगे होटलों में रह रहे हैं। मिल्टन उसे आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसमें बताया गया था कि साइंसदान इस नए वायरस का कोई एंटीडोट नहीं बना पाए। इसके बाद अलग अलग ममालिक में खाना जंगी शुरू हो गई। लोग दवाइयों के लिए एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही दिनों में दुनिया के सारे इंसान या तो वायरस से मर गए या फिर खून खराबे में। साथ ही विलियम को पता चलता है कि वायरस आने के बाद मिल्टन और एन आज पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहे हैं, यानी अब जमीन पर जिंदा बचे लोगों की तादाद बहुत ही कम है। वो ये भी जानता है कि इतने दिनों अकेले रहने की वजह से मिल्टन और एन की जहनी हालत खराब हो चुकी है। एन यहाँ रिवील करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने शौहर और बच्चों को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। अब विलियम कुछ दिनों तक इनके साथ इसी महंगे होटल में रहने लगता है। इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े फ्री में पड़े होने के बावजूद विलियम को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे ब्रांड की कीमत भी इंसानों के साथ ही खत्म हो गई हो। मिल्टन बताता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने बहुत कुछ कमाया था, लेकिन अब ना उसके पास उसकी शोहरत है और ना ही उसका फैमिली। मिल्टन अपनी साथ एक गन रखता है ताकि उसकी मदद से वो तीनों अपनी जिंदगी खत्म कर सके। ये सुनते ही विलियम घबराकर बाहर चला आता है, क्योंकि वो अभी भी जीना चाहता था। तभी उसे पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी मिल्टन और एन ने खुद को खत्म कर लिया था और इस तरह विलियम फिर से बिल्कुल अकेला रह जाता है। विलियम को लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया में वही अकेला इंसान बचा है। वो गाड़ी बहुत तेज चलाकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसे वो अपना साथी बनाकर अपने साथ रख लेता है और उसका नाम लकी रख देता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाकर कुछ सर्वाइवल बुक्स ले आता है और अपने पुराने घर लौट आता है, जहां अब वो लकी के साथ रहने लगा है। आसपास के स्टोर्स में जितना भी खाना बचा था उससे वो काफ़ी वक्त तक चल सकते थे और आगे चलकर वो खेती करके भी खा सकते थे। वक्त बीतते बीतते 1 साल गुजर जाता है। विलियम और लकी की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन इंसानों के बगैर विलियम बहुत बोर होने लगता है। टाइम पास करने के लिए कभी वो जॉगिंग करता है, कभी तैरने चला जाता है। एक वक्त तो वो अपनी गाड़ी को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है, लेकिन उसकी ये बोरिंग जिंदगी एक दिन बदल जाती है जब लकी दूर एक घर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। विलियम देखता है कि उस घर से धुआं निकल रहा है, तो वो फौरन गाड़ी लेकर उस जगह की तरफ पहुंचता है।
वहाँ की छत पर एक लड़की बंदूक लेकर उसे डरा देती है। उस लड़की का नाम एमा था, वो भी एक सर्वाइवर थी। विलियम उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिससे एमा को यकीन हो जाता है कि विलियम से उसे कोई खतरा नहीं है। इनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों ने ही 1 साल से कोई जिंदा इंसान नहीं देखा था। विलियम के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब वो एमा को बता देता है, और एमा भी अपनी सर्वाइवल स्टोरी शेयर करती है कि वो कल ही यहाँ आई है और उसे लग रहा था कि इस इलाके में कोई जिंदा इंसान नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद विलियम उससे रुखसत होने लगता है, लेकिन एमा कहती है, अरे आज रात यहीं रुक जाओ, कितने दिनों बाद कोई जिंदा इंसान मिला है। विलियम भी मान जाता है। फिर विलियम एमा को अपने घर ले आता है। अकेले रहने की वजह से उसने घर का कुछ भी ठीक से ख्याल नहीं रखा था, सब कुछ उल्टा पलटा पड़ा था। तो वो दोनों मिलकर घर को दोबारा ठीक करना शुरू करते हैं। पास ही खाने की दुकान थी, तो वो वहाँ जाकर खाने पीने का सामान ले आते हैं। अचानक इस मुलाकात से दोनों के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। अब वो साथ में सोते हैं, उठते हैं और रोज़मर्रा के अलग अलग काम करते हैं। वो अपने अपने शौक बना लेते हैं ताकि बोर ना हो। इसके अलावा वो जानते थे कि अगर वही ज़मीन के आखिरी कपल हैं तो आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। इधर इंसानों के ख़त्म हो जाने की वजह से हिंसक जानवर अब शहर तक आने लगे थे। वक्त के साथ विलियम अपने घर पर सोलर पैनल लगा देता है ताकि उनका घर पूरी तरह से रेडी हो जाए। कुछ ही दिनों बाद एमा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी, लेकिन विलियम परेशान था। वो सोच रहा था कि क्या इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में बच्चे को लाना ठीक होगा या नहीं। ऊपर से डिलीवरी कैसे होगी, ये भी एक बड़ी फिक्र थी। इसीलिए विलियम लाइब्रेरी जाकर बेबी डिलीवरी से मुतल्लिक किताबें पढ़ने लगता है। वक्त के साथ उनका घर हर तरह से सेफ हो जाता है। घर में सोलर पैनल लग चुके थे, इसलिए अब वो फ्रिज में खाना स्टोर कर सकते थे। साथ ही वो कई मुर्गियां और कुछ गायें पालना शुरू कर देते हैं, जिनसे उन्हें अंडे और दूध मिलने लगा है। इनके पास ही एक बड़ा हरा भरा गार्डन था। इंसानों के खत्म होने के बाद हवा भी अब साफ और खालिस हो चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दरअसल उनके आसपास के इलाके में चूहों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी, और अब तो वो उनके घर की तरफ आने लगे थे। इसलिए वो घर के आसपास का कूड़ा जलाने लगते हैं ताकि चूहे पास ना आए। लेकिन जब ये आइडिया काम नहीं करता तो वो अपने पूरे घर को सील कर देते हैं। एक रात एमा कहती है कि वो जल्द ही चूहों की कोई न कोई हल निकाल लेंगी, और फिलहाल वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर खुश है। अगले कुछ हफ्तों में विलियम दूर दूर से कुछ बिल्लियां लेकर आता है, जिससे उनके शहर में चूहों की तादाद कम होने लगती है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब एमा की डिलीवरी होती है। वो दोनों इस दिन के लिए बहुत तैयारी कर चुके थे, इसलिए विलियम की मदद से आखिरकार एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा होती है। इसके बाद वो शहर में जाकर अपना एड्रेस पेंट कर देते हैं, ताकि अगर कोई और बचे हुए लोग कभी इस शहर में आए तो वो एड्रेस देखकर विलियम के घर तक पहुंच सकें। वक्त बीतते बीतते 6 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब विलियम गाड़ी से घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक बब्बर शेर से हो जाता है। जब विलियम उस बब्बर शेर को गौर से देख रहा होता है, तभी अचानक उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो विलियम को देखकर डर के मारे भागने लगती है। विलियम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए विलियम उसे एक सेब देता है। सेब देखकर लड़की को यकीन हो जाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो लड़की विलियम की गाड़ी में बैठकर उसके घर तक आती है। वहाँ पता चलता है कि अब विलियम के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हेयर के जन्म के 2 साल बाद उनका एक बेटा होता है, जिसका नाम एलेक्स है, और एमा अब तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंट है। शायद अब पूरी दुनिया की आबादी यही 2 लोग बढ़ाने वाले हैं। खैर, खुशखबरी ये होती है कि शहर में लिखे उनके एड्रेस की वजह से 2 सर्वाइवर उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो छोटी लड़की अब भी डरी हुई थी, इसलिए वो ट्रक से नीचे नहीं उतरती। कोई भी उसे ज़बरदस्ती नहीं करता। उस दिन पूरी रात वो लड़की ट्रक में ही बैठी रहती है। सुबह जब मरीना उसे खाना देने जाती है तो वो लड़की उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तब मरीना उसे अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे वो जॉर्ज के साथ इधर उधर जिंदा लोगों की तलाश कर रही थी और आखिरकार उन्हें विलियम का लिखा हुआ एड्रेस मिला। बातों बातों में मरीना उसे घर के अंदर ले आती है और उसे नहाने के लिए भेज देती है। इसके बाद मरीना लड़की के बैग से कुछ अजीब सी ड्राइंग्स निकालती है। साथ ही वहाँ एक लेटर भी मिलता है जिस पर लड़की का नाम एबी लिखा होता है। मरीना वो लेटर सबको दिखाती है और बताती है कि ये लेटर एबी की माँ ने लिखा था।
इसमें लिखा था कि अगर किसी को एबी मिले तो वो उसका ख्याल रखे, क्योंकि जब ये वायरस फैला था तब एबी के वालिद ने उसके साथ फिजिकल हरासमेंट किया था, जिसकी वजह से उस पर गहरा असर पड़ गया और वो किसी को भी देखकर डर जाती है। और एक दिन एबी की माँ ने उसके वालिद को मार दिया और एबी को किसी सेफ जगह भाग जाने के लिए कहा। अब ये पांचों एबी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। जल्द ही एमा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम सैम रखा जाता है। अब उनकी फैमिली और बड़ी हो जाती है। अगले 1 साल तक वो सब खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें किसी के आने का इशारा मिलता है। वो सारे बच्चों को घर के अंदर भेज देते हैं और बड़े लोग हथियार लेकर देखने जाते हैं कि कौन है। तभी वो देखते हैं कि ये एक और सर्वाइवल ग्रुप है जो शहर में लिखे एमा के एड्रेस को देखकर यहाँ पहुँचा है। इस ग्रुप में मॉली, जेन, एजरा और उनका बेटा राइफ थे। विलियम लोग उन्हें अपने घर ले आते हैं। मॉली बताती है कि 8 सालों में उन्होंने सिर्फ 4 जिंदा लोगों को देखा है। इनके पास कोई ठिकाना नहीं था, वो इधर उधर भटकते रहे थे। तब एमा कहती है कि अब यही इनका घर है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो सब मिलकर यहाँ एक नई सोसाइटी बना सकते हैं। इस ग्रुप में मॉली एक डॉक्टर थी, यानी अगर कोई मेंबर जख्मी होता है तो उनके पास डॉक्टर होना किस्मत की बात थी। अगले दिन विलियम नए मेंबरों को रूल समझाता है कि अब शहर और जंगल में इंसानों की गिनती बहुत कम है, इसलिए अक्सर जंगली जानवर आसपास घूमते रहते हैं। इसीलिए जब भी वो शहर में सप्लाई लेने जाएंगे तो हथियार और साथ में कोई ना कोई ज़रूर होगा। इसके बाद सब लोग शहर के आखिरी हिस्से में जाते हैं अलग अलग चीज़ें लेने के लिए। पास ही एक अस्पताल था और मॉली डॉक्टर होने की वजह से वहाँ से कई दवाइयाँ इकट्ठी करती हैं। फिर वो सारी ज़रूरी सप्लाई लेकर घर लौट आते हैं। यहाँ नया मेंबर जेन एक सिंगर होती है, तो वो सबके लिए गाना गाती है। वो एजरा के बच्चे की माँ भी होती है। इधर जॉर्ज और मेरीना कई सालों बाद एक दूसरे के करीब आते हैं। आने वाले महीनों में जेन और मेरीना दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 14 साल बीत जाते हैं। अब उनका फैमिली बहुत बड़ा हो चुका होता है। आज वो अपनी बड़ी बेटी हीर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ विलियम अपने ग्रुप के तमाम बच्चों को पढ़ाता है ताकि उन्हें पुरानी दुनिया के बारे में सब कुछ पता रहे कि पहले ज़माने में ज़मीन पर बहुत सारे लोग रहते थे, उनका रवैया कैसा था, वो क्या करते थे और आगे चलकर उन्हें किस तरह जीना चाहिए। ये सारी बातें वो बच्चों को समझाता रहता है। एक दिन वहाँ एक भयानक तूफान आता है। तभी विलियम को याद आता है कि उनका डॉग लकी घर के अंदर नहीं है। विलियम जल्दी से उसे ढूंढने बाहर निकलता है और देखता है कि बेचारा लकी एक दरख्त के नीचे दबकर मर चुका है। ये देखकर विलियम और एमा दोनों बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि जब विलियम ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी तब उसे लकी मिला था, यानी एमा से भी पहले लकी उसके साथ था। वो अपने गार्डन में लकी के लिए एक कब्र बनाते हैं और उसे अपने ग्रुप का पहला मेंबर का दर्जा देते हैं। इसके बाद एक दिन जब विलियम अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है, तभी एक बब्बर शेर उनके गार्डन में घुस आता है। विलियम फौरन अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बब्बर शेर के सामने चला जाता है। जब तक कोई उसे बचाने आता तब तक बब्बर शेर उसे बुरी तरह जख्मी करके भाग जाता है। सब मिलकर विलियम को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, लेकिन किस्मत से उनके पास डॉक्टर और दवाइयाँ होने की वजह से विलियम की जान बच जाती है। इधर एमा अपनी गन के साथ बब्बर शेर को ढूंढकर उसे मार देती है ताकि आगे से वो बब्बर शेर किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसके कुछ ही हफ्तों बाद विलियम फिर से काम पर लग जाता है। अब 17 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। विलियम अपने बेटे एलेक्स और सैम को सरवाइव करने के सारे ट्रिक सिखा रहा था। इसी बीच एजरा का बड़ा बेटा राइफ विलियम की बेटी हीर को पसंद करने लगता है। वो हमेशा साथ रहते हैं। अब वो अपनी फैमिली को बताते हैं कि वो अकेले बाहर दुनिया में घूमने निकलने का फैसला कर चुके हैं। सब जानते थे कि आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, इसलिए इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। फिर वो दोनों को हथियार और खाना पानी देकर रुखसत करते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास पानी की कमी होने लगती है। पास के एक डंप में जाकर वो पता करते हैं कि आसपास का सारा पानी सूख रहा है। असल में अचानक इंसानों के खत्म हो जाने की वजह से मौसम का प्रोसेस पूरी तरह बदल गया था, जिससे कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। यानी अब ग्रुप के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी की कमी। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक गाड़ी आ रही है। इसका मतलब है कि उनके अलावा भी कुछ दीगर सर्वाइवर अब तक जिंदा हैं। वो जल्दी से घर पहुंचकर सबको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं और हमारे घर को भी कब्जा कर सकते हैं। असल में इस ग्रुप की लीडर चार्लिस थी, जो कहती है कि वो यहाँ तेल लेने आए हैं।
असल में उनके पास एक ड्रिल मशीन है जिससे वो जमीन में ड्रिल करके विलियम के लिए हैंडपंप लगा सकते हैं ताकि उन्हें पानी मिलता रहे। लेकिन इसके बदले चार्ली विलियम से पेट्रोल चाहता है ताकि वो 500 मील दूर के इलाकों तक जा सके। अब क्योंकि विलियम के ग्रुप के पास पानी की कमी थी, इसलिए वो इस ऑफर को मान लेते हैं। वैसे भी इतने पेट्रोल देकर क्या करेंगे। विलियम की बात मानते हुए चार्ली का ग्रुप किसी जगह पर ड्रिल करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये प्रोसेस मुकम्मल होने में कई दिन लगेंगे, इसलिए चार्ली का ग्रुप अपनी वैन में रहेगा। लेकिन वक्त के साथ विलियम नोटिस करता है कि चार्ली कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसकी बातों से पता चलता है कि एक वक्त उसने कुछ रिसोर्स के लिए कई सर्वाइवर को मार दिया था। ये सब जानने के बाद विलियम अपने ग्रुप से अकेले में कहता है कि चार्ली से मुहतात रहें और अपने घर की सिक्योरिटी भी यकीनी बनाएं। एमा कहती है कि वैसे भी वो ड्रिल खत्म करने के बाद चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर, अगले 2 दिनों तक ड्रिलिंग जारी रहती है और आखिरकार 4 दिन बाद वो नीचे से पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इस पर सब बहुत खुश होते हैं। विलियम कहता है कि अब उनका डील पूरा हो गया है और वो चार्ली का सारा पेट्रोल लेकर यहाँ से जा सकते हैं। रात को सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि विलियम तनाव में था क्योंकि उसे लग रहा था कि चार्ली एक खतरनाक इंसान है और इतना आसान नहीं जाएगा। रात को सब सो जाते हैं। तभी विलियम बाहर से किसी की चीख सुनता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि चार्ली एक कमरे से बाहर आता है और बाहर उसका दोस्त साइलस पहरा दे रहा है ताकि अगर कोई आता है तो उसे फौरन इशारा कर सके। विलियम तेजी से उस कमरे में जाता है जहां एबी रो रही होती है। चार्ली ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। विलियम फौरन ये बात अपने ग्रुप को बताता है। अब बाकी मेंबर कहते हैं कि चार्ली के ग्रुप के पास बहुत सारे हथियार हैं और उन्होंने उसे ये कहते हुए भी सुना था कि वो अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। तब विलियम कहता है फिर तो उसे मारना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने ग्रुप के लोगों को ऐसे ही हरास होने नहीं देख सकता। आज उसने एबी के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा। बाकी लोग उसकी बात से मुत्तफिक होते हैं, लेकिन साथ ही डिस्कस करते हैं कि वैसे भी अब दुनिया में इंसान बहुत कम बचे हैं, इसलिए किसी को मारना ठीक नहीं है। लेकिन विलियम समझाता है कि अगर वो चार्ली को नहीं रोकेंगे तो उनकी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। आखिरकार सब मान जाते हैं कि अगर चार्ली को मार दिया जाए तो उसके ग्रुप के बाकी लोग शायद कुछ नहीं करेंगे। प्लान के मुताबिक रात में वो चार्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चार्ली के ग्रुप को पता भी नहीं चलता और विलियम चार्ली को सीधा मार देता है। हालांकि विलियम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी, लेकिन उसने ये अपने ग्रुप की सिक्योरिटी के लिए किया। अगली सुबह विलियम का ग्रुप चार्ली के ग्रुप को बता देता है कि वो बदला लेने के बारे में ना सोचे। अगर वो चाहें तो यहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्हें सबके साथ मिलकर काम करना होगा और अगर वो जाना चाहें तो अभी हमेशा के लिए जा सकते हैं। चार्ली के ग्रुप के ज्यादातर लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं, लेकिन चार्ली का बेस्ट फ्रेंड साइलस बहुत गुस्से में होता है। उसे विलियम से नफरत हो जाती है क्योंकि उसकी नज़र में उन्होंने उसके दोस्त चार्ली को अचानक हमला करके मार दिया था। उसे डर था कि कहीं वो दोबारा किसी पर हमला न कर दे। चार्ली के साथी बताते हैं कि वो पहले से ही जानते थे कि चार्ली बुरा इंसान था। वो लीडर होने का गलत फायदा उठाता था। इसके अलावा वो अपने ही ग्रुप की औरतों के साथ भी ऐसा ही करता था, इसलिए अब वो खुश थे कि वो मर चुका है। साइलस ही अकेला था जो चार्ली की मौत पर दुखी था, इसलिए विलियम उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद साइलस वापस आने की कोशिश करता है क्योंकि उसका पूरा ग्रुप तो यहीं रह गया था और वो बाहर अकेला कैसे सरवाइव करता। लेकिन विलियम उसे अंदर आने नहीं देता क्योंकि साइलस चार्ली के गलत कामों में उसका साथ देता था। सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए वहां से निकाल दिया जाता है। वक्त और आगे बढ़ता है और अब पूरे 20 साल बीत चुके होते हैं। इंसानों के बिना पूरी जमीन पूरी तरह बदल चुकी थी। विलियम के ग्रुप के सारे बच्चे मिलकर एक प्लेन बनाने पर काम करने लगते हैं। विलियम का बेटा कहता है कि कुछ वक्त में वो इस प्लेन को पूरी तरह परफेक्ट कर देंगे, जिससे वो पहाड़ से आसानी से नीचे आ जा सकेंगे। लेकिन कुछ वक्त बाद देखा जाता है कि उनके ग्रुप के मेंबर एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि आधे से ज्यादा लोग फिर से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनमें वही अलामतें दिख रही थी जो पहले वाले वायरस में थी। डॉक्टर मॉली बताती हैं कि हालांकि वो पहले वाले वायरस से इम्यून हो चुके थे, लेकिन वक्त के साथ वो वायरस और इवॉल्व हो गया है। हालांकि इस नए वायरस का असर इतना पावरफुल नहीं है और वो जल्द ही इसका कोई ना कोई इलाज निकाल लेंगे। जो मेंबर अभी ठीक थे वो बीमार लोगों की देखभाल करने लगते हैं। यहाँ विलियम के बेटे सैम की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, जिससे सब बहुत टेंशन में थे। इसी बीच एक दिन अचानक उनकी बेटी हीर अकेले घर लौट आती है, जो राइफ के साथ बाहर गई थी।
हीर अपने सफर की वाकयात बताती रहती है। वो कहती है कि उसने गाड़ी लेकर शहर के अंदर और बहुत दूर दूर तक का सफर किया। वो रोज नए नए जगहों पर जाकर जिंदा लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन हर घर, हर शहर में उन्हें कोई नहीं मिला। वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा इंसान मिल जाए। लेकिन एक दिन जब वो किसी पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी को देखा। वो उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से निकल चुका था। कुछ वक्त बाद वही आदमी पीछे से आता है और राइफ पर चाकू रख देता है, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साइलस था, वही चार्ली का बेस्ट फ्रेंड जिसे विलियम ने पहले बाहर निकाल दिया था। बदले की भावना में साइलस राइफ को मार देता है और हीर भी उसकी मदद करती है। हीर राइफ के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फौरी इलाज न मिलने की वजह से राइफ वहीं मर जाता है। उन्हें तीर के पास दफनाया जाता है। इसके बाद हीर घर लौटती है। रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म होने की वजह से उसे बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। यहीं से हीर को पता चलता है कि उनके ज्यादातर ग्रुप के मेंबर फिर से उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। हालांकि ये वेरिएंट पहले जितना पावरफुल नहीं था। डॉक्टर मॉली इनके इलाज के लिए सैम का बुखार कम करने के लिए उसे ठंडे पानी में डुबोती हैं। कुछ ही वक्त बाद डॉक्टर मॉली की दी गई दवाएं लेने से सब फिर से सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन ये दवा सैम पर असर नहीं करती। सैम अपने माँ बाप से आखिरी बार बात करके दुनिया छोड़ देता है। इन सब वाकयात के बाद विलियम पूरी तरह टूट जाता है। सैम के अलावा उनके ग्रुप के 3 और मेंबर भी मर चुके होते हैं। एमा विलियम को समझाती है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हम दोनों साथ थे। आज हमारे पास एक पूरा ग्रुप है और हम ही मुस्तकबिल की दुनिया की आबादी बढ़ाने वाले हैं। अब विलियम हिम्मत नहीं हारता और ग्रुप के बच्चों को आगे के लिए तैयार करने लगता है। एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर जाकर सूरज निकलना देखता है और उसे एहसास होता है कि 20 साल में दुनिया कितनी बदल चुकी है। वो लौटकर बच्चों को एक स्पीच देता है कि अब तक वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। वो पुरानी दुनिया जैसा बनना चाहते थे, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इसलिए अब से उन्हें फितरत के हिसाब से जीना सीखना होगा। फितरत ही उन्हें सिखाएगी कि इस नई दुनिया और नए मौसम में कैसे रहना है। इसके बाद वो रेडियो को फिर से चालू करते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। वो एक नई सोसाइटी बनाते हैं, सोशल इवेंट्स रखते हैं ताकि बच्चे समझ सकें कि इंसान एक सोशल जानदार होता है। वो आसपास के शहरों को अपने हिसाब से रेनोवेट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस नई दुनिया में 50 साल बीत जाते हैं। बूढ़ा विलियम अपने पोते से कहता है कि ये नई इंसानी तहजीब उन्हीं की नस्ल से निकली है और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी की है। और यहीं इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।